Namaste. Welcome to Such Conversations Matter. Conversations that represent the future we should have. I'm your host, Saurabh Nanda. आज के हमारे अतिथि हमारे गेस्ट हैं हरप्रीत सिंह चावला जी। हरप्रीत एक्चुअली एनआईटी जलंधर के ही पढ़े हुए हैं, मुझसे 1 साल जूनियर हैं, कंप्यूटर साइंस के ही हैं और हमने सेम आईटी कंपनी में भी एक साथ ही काम किया है कॉलेज के बाद। पर उसके बाद हमारे रास्ते अलग हो गए करियर में, मैं एजुकेशन की तरफ चला गया, उन्होंने भी एक्चुअली एजुकेशन में काफ़ी काम किया है। हरप्रीत ने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद अमेज़ॉन को ज्वाइन किया और अभी अमेज़ॉन में उनको 4 साल हो गए हैं। बट हरप्रीत का जो पैशन है वो हमेशा से फाइनेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर रहा है। उनके जो विचार हैं फाइनेंशियल लिटरेसी और क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोगों की नौकरियां गई हैं, काफ़ी लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है। और अगर कोरोना वायरस के इस कोरोना काल ने हमें अगर कुछ सिखाया है वो यही सिखाया है कि हमें अपने आप के लिए कुछ प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। दुनिया में कोई भी हेर फेर, कोई भी अदल बदल हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ, हमारे फाइनेंस, हमारी सेविंग्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली। इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करने के लिए हरप्रीत को आज यहाँ मैंने आमंत्रित किया है। तो चलिए हरप्रीत को लेके आते हैं। हरप्रीत, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। आई थिंक हमें 3-4 महीने हो गए मिले हुए, इवन दो आप लुधियाना में हैं और मैं जलंधर में है, बट फिर भी कोविड की वजह से मुलाकात हो नहीं पा रही है। होपफुली वी मीट सून अगेन, नॉट फिजिकली आई मीन। श्योर। आई होप द सेम। कोविड की वजह से तो पड़ोसी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो जलंधर तो फिर दूर हो जाएगा। तो हरप्रीत, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं सबसे पूछ रहा हूँ इस सीजन में वो यही है कि आपका 2020 कैसा रहा? तो आपका 2020 किस तरह का रहा? बहुत ही यूनिक था, आई वुड से। एक्सपीरियंस के रूप में स्पेशली क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ इतनी देर रहने का जो मौका मिला। दिस इज़ आफ्टर आई थिंक 14-15 साल हो गए होंगे कि इतना टाइम मैं उनके साथ एक ही ड्यूरेशन में रहा हूँ, तो उस वजह से अच्छा था। वर्क वाइज हमारी दी ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वर्क इन, वो पूरी की पूरी टीम हमने वर्चुअल वर्क कैसे करना है उसमें अडेप्ट किया, तो वो एक नई लर्निंग थी। तो ये तो पर्सनल लेवल पे था, बट मुझे इन जनरल लगता है कि अगर मैं सबकी बात करूँ तो हमें एक दो चीज़ें 2020 ने सिखाई हैं। एक तो कि जो हमारी ह्यूमंस है, हमारी वल्नरेबिलिटी क्या है, कि एक छोटा सा जो वायरस है वो जिसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, और उसने पूरी दुनिया की प्रगति को एक बारी तो खड़ा कर दिया एक जगह पे लाके। एवरी वन इज लॉक्ड अप इन देयर होम्स, दे कांट मूव आउट, दे कांट डू स्टफ दे वांट टू। एंड दैट्स बायोलॉजी वर्किंग, कि हमें पता ही नहीं है कि कुदरत के क्या क्या करिश्मे है या क्या उसकी ताकत है, लेकिन कभी कभी वो एहसास दिला देती है। एक और जो मुझे चीज़ लगी कि बिकॉज इस टाइम में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ, उनकी जॉब्स गई, उनके बिजनेसेस बंद हो गए, तो काफ़ी लोगों को पहली बार एक फाइनेंशियल शॉक भी लगा। एंड उनको काफ़ियों को उनमें से एक फाइनेंशियल बैकअप होने की जो नीड है उसका एहसास भी हुआ होगा। तो रियली यूनिक ईयर। आपकी बात एकदम सही है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि वायरस तो पहले से शुरू से ही थे और सबको पता भी था, और कई लोग मतलब अलार्म की तरह बता भी रहे थे पूरी दुनिया को कि हो सकता है, होगा होगा, जिसमें बिल गेट्स जैसे बड़े बड़े लोग भी थे। लेकिन शायद जो इंसान है, इंसान को शायद ऐसे झटके चाहिए, उसके बिना वो नहीं तो सीखता नहीं है। हमारी ये एक गलत तरीके से हमारी परवरिश की गई है, या हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म रहती है कि अपनी लाइफ के बारे में देखो, बाकी क्या करना है। कुछ 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो जब एक ऐसी चीज़ आती है जो सारे 800 करोड़ लोगों को एक साथ हिला के रख दे, तब शायद हमारी आँखें थोड़ी-सी और खुलती हैं। ट्रू। मुझे एल गोर की वो कहानी तो याद आ रही है, फ्रॉग इन द बॉइलिंग वाटर वाली। तो आई थिंक एक एक जो हमें हुँ। अवेयरनेस और चाहिए वो क्लाइमेट चेंज के एरिया में भी चाहिए। उसमें भी हमें धीरे धीरे तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। आई होप कोई बड़ा झटका ना लगे उस चीज़ को समझने के लिए एज अ स्पीशीज़। आपकी बात एकदम सही है। मैं एसडीजीज़ का बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र के।
और हम तो काफ़ी सालों से, मतलब एटलीस्ट मैं 2 सालों से क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी बात कर रहा हूँ एसडीजीज के थ्रू। एंड होपफुली आई थिंक धीरे धीरे बाकी लोगों को भी समझ आए। जलंधर में हम एक और मुहिम हमने शुरू की है जिसमें हम प्लास्टिक वाओ! से रिलेटेड जितना पोल्यूशन है उसके बारे में कुछ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार पे थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट करें। 2016 में उन्होंने बैन बनाया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं, उसका प्रयोग नहीं होगा, पर अभी तक वो बैन कामयाब नहीं हुआ है, खाली केरला और तमिलनाडु में है। बट एनी विच वे, जब भी ये सब चीज़ें, अगर मुझे लगता है कि जालंधर में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, तो आई थिंक दुनिया के बहुत सारे शहरों में एक साथ लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक थ्रेशोल्ड पे जब पहुंचेगा, एक क्रिटिकल मास जब आएगा, तो हुँ। ये चीज़ें भी चेंज होंगी। यस, राइट। एंड आई जस्ट होप दैट दैट हैपेंस वेल इन टाइम, कि वो सही टाइम पे हो जाए, सो दैट इर्रिपेयरेबल डैमेज होने से पहले वी आर एबल टू उसको रिवर्स कर पाएँ जो अभी तक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, एंड वी कैन क्रिएट अ बेटर फ्यूचर आगे की जनरेशन के लिए, बाकी सब लोगों के लिए। एग्जैक्टली exactly. हरप्रीत, आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू में। आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो मेरी प्रोफेशनल जर्नी से काफ़ी मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में एक बार ज़रूर बताएं कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी आपके कार्यकाल में कैसा रहा। पढ़ाई आपने कहाँ से की, कैसे की, फिर कैसे कैसे आपने लाइफ में अलग अलग डिसीजंस लिए, अलग ऑर्गेनाइजेशंस चूज़ की, उसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं। श्योर। सो मेरी जो स्टार्ट हुआ वो तो बहुत ही टिपिकल था। आई I मीन मैंने बीटेक करी है, एंड एनआईटी जालंधर से टिपिकल इंजीनियर। आप भी मेरे कॉलेज से, आप सीनियर है मेरे से 1 साल। तो वो स्टार्ट तो बहुत टिपिकल था, एंड उसके बाद में आई इवेंचुअली एंड अप डूइंग एमबीए एज वेल। तो आइडिया पहले से ही था, व्हेन आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड। ये क्लियर था कि नॉन मेडिकल लाइन में जाना है, बिकॉज मुझे बायोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट मुझे ऐसी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था जिसमें बहुत याद करना पड़े। तो मुझे ये था कि जो चीज़ लॉजिकली समझ आ जाए वो मुझे अच्छी लगती है, एंड उसमें मैथ्स आ जाता है, आपके फिजिक्स आ जाती है, राइट। सो एक नॉन मेडिकल की तरफ था, एंड देन देयर वाज एन आइडिया कि अच्छा आप इंजीनियरिंग करके यू कैन इम्प्लीमेंट इट। आई हैड सम कुछ ऐसे दिमाग में इमेज थी कि कैसा काम होता होगा। ऑफ कोर्स वो चीज़ें बाद में और खुलती जाती है व्हेन यू गेट क्लोजर। एंड देन उसके बाद आई ऑल्सो, मेरा बिजनेस लाइन में भी इंटरेस्ट था। आई वांटेड टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे मुझे किसी में किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने में हेल्प कर रहा हूँ। तो वो एक नेचुरल लॉजिकल पाथ भी था, एंड इट वाज आल्सो समथिंग दैट वाज इन डिमांड, तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता कि मैं कोई ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट मेरा आ रहा है जो कि मुझे लगता कि यार इसमें आगे स्कोप है कि नहीं है, तो एक थोड़ा डीप थॉट होता शायद इसमें। बट इट वाज मोर लाइक लॉजिकल कि ठीक है, आप स्कूल में टॉप कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट उस एरिया में है, उस एरिया की डिमांड है, सो यू एंड अप डूइंग दैट। तो वही उसी थॉट प्रोसेस से इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया। And then I after that I joined a firm in Noida, where you were also there as my senior, as a software engineer. तो वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया, एंड वहाँ पे 2 साल काम करने के बाद मुझे ये तो क्लियर था कि मुझे आगे जाके मास्टर्स करनी है, एमबीए करना है। बट वो 2 साल काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब जितना मुझे पहले 2 साल में सीखना चाहिए था, वो मैंने सीख लिया है, और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग है उसको शायद 2-3 साल लगेंगे। एंड उस टाइम पे मेरा एमबीए में सिलेक्शन हुआ नहीं था, सो आई थॉट व्हाट शुड आई डू टू एनहांस माय लर्निंग व्हाइल आई फिगर आउट अ वे टू गेट थ्रू द बी स्कूल दैट आई वांट टू। तो उसके लिए फिर मैंने एक एजुकेशनल स्टार्टअप ज्वाइन किया। उसमें जो मेरी लर्निंग थी वो काफ़ी मल्टी फंक्शनल थी। मतलब उसमें ऑपरेशन से लेके एचआर, मार्केटिंग, कंटेंट, सब एरियाज में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला, बिकॉज इट वाज लाइक क्या करना है, जो जो भी ज़रूरत है वो करना है। सो यू डिडंट हैव अ डिफाइंड रोल, बट उससे लर्निंग काफ़ी डिफरेंट लेवल की हुई, बिकॉज आप हर एक फंक्शनल एरिया में एक्सपोज हुए। एंड देन आपको चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन में क्या चैलेंजेस, आप उनसे बहुत सीखते हो। उसके सो दैट हैपेंड फॉर 2.5 years, बट वो बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस था। उसके बाद आई वेंट फॉर माई एमबीए, गॉट थ्रू IIM अहमदाबाद। वहाँ पे 2 साल की लर्निंग बहुत अमेजिंग थी। अमेजिंग पीपल आई मेट देयर, अमेजिंग प्रोफेसर्स, अमेजिंग एनवायरनमेंट एक्चुअली। सो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है, लर्निंग अच्छी मिलती है। एंड देन आई गॉट प्लेस्ड इन वन ऑफ द गुड एमएनसीज, एंड इस एमएनसी में भी आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 4 years, एंड एक्चुअली आई वर्कड इन 3 different kind of roles, in program management, then moved to category management, and now I'm into product management.
So the journey is typical, but within that journey, the startup phase and even the nature of roles that I've done in my current organization, वो काफी wide है, than the usual stuff. So that has been my journey so far. I've learned a lot from it. I keep learning and I'm enjoying it. इस सब से मतलब समझ तो यही आ रहा है कि आप स्ट्रैटेजी की तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। आपकी क्यूरियोसिटी है कि अलग-अलग चीज़ों को समझें, अलग-अलग चीज़ों को सीखें और फिर वो सारी चीज़ों को आप एंड में जाके कहीं पर जाके कनेक्ट कर पाएँ, राइट? तो स्ट्रैटेजी की मतलब जो मेरी एक बहुत ही बेसिक डेफिनिशन है वो यही है कि इफ यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स इन अ मीनिंगफुल वे, दैट इज़ स्ट्रैटेजी। कि आपके सामने सारा डेटा है, सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी हर प्रकार की न्यूज़ है और उसको आप एक साथ उसका प्रयोग करें, जिससे कि अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन बाहर निकल के आ सके। तो जब आप इन सब चीज़ों में हैं इंटरेस्टेड, तो हमारा जो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी, उसमें घुसने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछूँगा कि आपका फाइनेंस में फिर इतना इंक्लिनेशन कैसे बढ़ गया? वो एक्चुअली ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हुआ। जब मैंने करियर अपना स्टार्ट किया था तो मेरा फोकस उसी चीज़ पे था कि मुझे किस तरह का काम करना है, कहाँ मुझे लर्निंग मिलेगी, कहाँ मुझे ऐसा काम मिलेगा जिसको करके मुझे मज़ा आए। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट होता है वो फाइनेंस का आता है। चाहे हम पर्सनल लेवल पे कुछ करना चाहते हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली इन अ स्टार्टअप एनवायरनमेंट। तो जो रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन होती है ना, वो हमारी चॉइसेस को बहुत बारी डिफाइन कर देती है। और अगर आप ये आम आदमी की एक ज़िंदगी में भी देखोगे तो हम मानते हैं कि 24 घंटे में से 8 घंटे तो चलो सोने में निकल गए। तो जो बाकी के 16 घंटे बचते हैं, उसमें से अगर कोई 10 घंटे भी अपने काम में लगाता है और उसमें आने-जाने का आप टाइम इंक्लूड कर लो, तो 10 घंटे तो हो ही जाएँगे सब में। तो दैट्स लाइक 60% आपका जो नॉन स्लीप टाइम है, आप एक जॉब और प्रोफ़ेशन में लगा रहे हो। एंड उसका जो प्राइमरी एम है, वो है कि मनी जनरेट करना है आपको। I mean, of course, there are secondary aims, and you want to do something good for the society. You want to do work that you enjoy. But जो primary aim है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, that is generating a money for most people. And that people do from the age of 25 to 60. So ये जो 35 साल का टाइम है, ये आपने डिवोट किया, उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो आपने डिवोट किया मनी जनरेशन में। अगर ये एक्टिविटी पे आप इतना टाइम डिवोट कर रहे हो तो इस पे उतना फोकस भी करना जरूरी है। एंड एक्चुअली इसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि मनी को जनरेट करना, राइट। सेकंड है उसको जनरेट किए हुए मनी को मैनेज करना। और फर्स्ट पार्ट में मैंने देखा कि आजकल फोकस काफ़ी आ रहा है, जैसे लोग ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि यार आई डोंट वांट टू गो इनटू अ सेट करियर, मैं कोई स्टार्टअप कर लूँ, या मैं हाउ डू आई गेट इनटू अ हाई पेइंग जॉब वेयर आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच अ लेवल ऑफ अ सैलरी और फाइनेंशियल लेवल कि मैं उसमें जल्दी पहुंच जाऊं। तो वो तो हो रहा है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है विच इज मैनेजिंग द मनी, वो अभी भी इग्नोर्ड एरिया है एंड उसका इम्पैक्ट है। सो उस चीज़ को जब मैंने ध्यान दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरेस्ट उस तरफ गया, फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ। तो फाइनेंशियल साक्षरता मिशन ये ये फाइनेंशियल लिटरेसी का आपका इंटरेस्ट आपने बताया। अब मुझे बताइए कि हम जब इतना समय लगा रहे हैं पैसा जनरेट करने में, कमाने में, चाहे वो एक ही स्रोत हो उसका जॉब या फिर आपके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हो, अलग-अलग स्रोतों से आप पैसा बना रहे हैं। तो क्या वो इनफ नहीं है कि पैसा बैंक में आ गया, अब मैं उस पैसे को यूज़ कर लूँ, मुझे आटा खरीदना है, कार खरीदनी है, घर खरीदना है, कुछ भी लेना है, तो वो इनफ नहीं है क्या? तो उसके लिए और कुछ करने की ज़रूरत है क्या किसी को? तो मैं इसका आंसर ना एक एग्जांपल के थ्रू देना चाहूँगा, बिकॉज़ इसका काफ़ी इम्पैक्ट है और वो क्या है मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने पहले बात की कि मनी जनरेशन में अलग-अलग चीज़ है, राइट? मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो सकती हैं, आप कैसे कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ एक बारी जब जनरेट हो गया, उसकी प्लानिंग से आप क्या डिफरेंस ला सकते हो, हम उसकी बात करते हैं। सो लेट अस से हम 2 दोस्तों की बात करते हैं। वी कैन टेक ईज़ी नेम्स लाइक राम एंड श्याम। तो राम और श्याम दोनों 30 साल के हैं, उनको जॉब करते हुए टाइम हो गया है कुछ, और लेट्स से उनकी 20-25-30 हज़ार की नौकरी है और वो हर महीने 1,000 रुपये बचाने का सोचते हैं कि चलो हम दोनों 1-1 हज़ार रुपये महीने का बचाएँगे, हम दोनों की सैलरी सेम है, सब कुछ सेम है। जो राम है, वो क्या करता है, वो इधर-उधर से पता करता है, उसको लगता है यार एफडी में डाल देते हैं, रिटर्न आएगा, गारंटीड रिटर्न, अच्छा रिटर्न है और मैं इसको ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे अपनी सेविंग्स बढ़ाता जाऊँगा। तो वो 1000 रुपीज़ पर मंथ एफडी में डालना स्टार्ट करता है। लेट्स से उसको 8% रिटर्न मिल रहा है। वैसे तो आजकल की डेट में 5-6% भी नहीं बचा है, बट लेट्स से वो उसको 8% पर
पर ईयर जो उसको एफडी में रिटर्न मिल रहा है। जो श्याम है वो थोड़ा और एवेन्यूज तलाशता है कि कैसे मैं अपने मनी को बेटर रिटर्न ले सकता हूँ अपने मनी से, एंड देन ही कम्स अक्रॉस समथिंग नोन एज म्यूचुअल फंड्स, और वो बोलता है कि अच्छा यार मैंने सुना है इसकी एसआईपी अच्छी है, इसका रिटर्न 15% आ जाता है, लेट मी ट्राई दैट। सो ही स्टार्ट्स पुटिंग 1000 रुपीज इन अ म्यूचुअल फंड एसआईपी। अब जो राम को रिटर्न मिल रहा है वो 8% मिल रहा है, जो श्याम को रिटर्न मिल रहा है वो 15% मिल रहा है। अब दोनों ने ये काम 30 इयर्स की एज से लेके 60 इयर्स की एज तक, यानी 30 साल की ड्यूरेशन के लिए किया। सो अब जब 30 साल बाद उन्होंने देखा कि हमारे कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, कितने जुड़ गए हैं, तो इन डाले तो दोनों ने 1,000 रुपये महीना थे, लेकिन दोनों ने जिस इंस्ट्रूमेंट में डाले उसका रिटर्न अलग अलग था। तो राम ने जब देखा कि उसके जो एफडी में डले हुए पैसे थे वो टोटल इकट्ठा होके 14 लाख रुपए बन गए हैं, सिर्फ 1,000 रुपये महीना डालने से। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स उसने 14 लाख इकट्ठे कर लिए। लेकिन श्याम ने देखा कि जो रिटर्न उसको मिला वो था 56 लाख के आसपास, यानी करीबन करीबन 4 गुना रिटर्न। अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लियर डिफरेंस आ जाता है कि उसका इम्पैक्ट क्या है, वो निकल के आ रहा है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलना चाहता कि आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि राम ने अगर 14 लाख कमाए हैं और श्याम ने 56 लाख कमाए हैं तो उसने 4 गुना कमा लिया। आप इस चीज़ को ऐसे देखो कि 14 लाख कमाने के लिए राम को हर महीने हर रोज 8 घंटे अपने काम में देने पड़ते हैं। तो उसके वो जो 8 घंटे की रोज की मेहनत है उसका जो निचोड़ है उसमें से अपने खर्चे निकाल के अगर वो सिर्फ 1000 रुपये बचा रहा है, तो मैं उसको देख रहा हूँ कि उसके पूरे महीने के जो 8 घंटे वो डेली लगा रहा है उसके खून पसीने का निचोड़ है वो 1000 रुपये। तो अगर और उसने उसको सेव किए एक नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में, तो उसने 14 लाख इकट्ठे किए। तो एक तरीके से उसकी जो सेविंग है, उसकी जो वेल्थ जनरेशन है, उसने उसको 14 लाख रुपए दिए। लेकिन जो प्लानिंग है, और वो प्लानिंग सिर्फ एक ही बारी उसने स्टार्टिंग में करी, एक ही बारी उसने अपने आप को लिटरेट किया कि कौन सी जगह पे डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, वो एक और डिटेल टॉपिक है, बट मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। हम तो उसमें उसने थोड़ा सा टाइम लगाया, लेट्स से 10 घंटे भी लगाए, तो वो उसका जो 14 लाख की सेविंग है उससे 4 गुना यानी 3 टाइम्स एक्स्ट्रा रिटर्न आया। तो 8 घंटे हर रोज लगाने से 14 लाख, एक बारी लाइफ में 10 घंटे लगा के उसको सही जगह इन्वेस्ट करने से 3 गुना एक्स्ट्रा। दिस इज द इम्पैक्ट दैट फाइनेंशियल प्लानिंग कैन हैव। एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, राइट। इसमें और डिटेल में जा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी तो वो अपनी सेविंग्स भी बढ़ाएगा, वो और डिटेल्ड है। बट आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ जनरेशन काफी नहीं है, उसको मैनेज करने से जो इम्पैक्ट आता है वो कई बार जनरेशन से भी कहीं ज्यादा होता है। तो दैट इज वन एग्जाम्पल। अब इसी में एक और एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। लेट्स से दो दोस्त है, राम एंड श्याम, दोनों ने ये लिटरेसी ले ली, दोनों की एज है आज की डेट में मान लो 25 साल। अब दोनों को ये समझ आ गया कि अच्छा अगर हम कुछ फंड पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं जो हमें इमीडिएटली नहीं चाहिए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न जो आपकी एफडी देती है, एंड लेट्स से वो रिटर्न कम्स आउट टू बी 15%। लेकिन राम बोलता है कि यार अभी तो मैं 25 साल का हुआ हूँ, अभी अभी मेरी जॉब लगी है, अभी मैं 4-5 साल तो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे अपनी फेवरेट गैजेट्स लेनी है, मुझे खर्चा करना है, मुझे पार्टी करनी है, लेट मी फोकस ऑन दैट। मैं सेविंग ना 30 साल की उम्र के बाद ही शुरू करूंगा। तो श्याम बोलता है कि नहीं यार मैं तो अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब ये वो केस है जब दोनों को इतना समझ आ गया कि लगाने कहाँ पे है, बट उनको ये नहीं पता कि उसको लगाने बट उनके लगाने का टाइम अलग अलग है। तो राम स्टार्ट कर रहा है 30 की एज में, और श्याम 25 की एज में स्टार्ट कर रहा है। तो राम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 साल चलेगी, एंड उसका हमने रिजल्ट ऑलरेडी हमें पता है कि वो 56 लाख का आता है। लेकिन श्याम ने वो इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले शुरू कर दी, और वो 35 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट उसकी रही, सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे जो रिटर्न निकल के आएगा वो 56 लाख जो राम जुड़ेगा उसके अगेंस्ट जो श्याम का अर्निंग होगा, जो उसका अक्यूमुलेशन होगा, वो 1,14,00,000 होगा, यानी उससे डबल से भी ज्यादा। अब अगेन ये बात समझने वाली है। हाँ, राम बस 5 साल के डिफरेंस में। सिर्फ 5 साल के डिफरेंस में, और उसका जो 56 लाख वर्सेस 1.14 करोड़ की हम बात कर रहे हैं वो उसका रिटायरमेंट कॉर्पस है,
तो आपको ये समझना है कि जब आप किसी का रिटायरमेंट कॉर्पस डबल हो रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन था सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा फॉलो किया था, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 1000 रुपीज की बात कर रहा हूँ। कोई ज्यादा करेगा तो उसका ऑब्वियसली उतने टाइम्स हो जाएगा, एंड उससे फिर आप अपनी रिटायरमेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिफाइन कर सकते हो। सो दैट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट। एंड मतलब इसमें ना एक्चुअली एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। अभी हमने एक दो चीज़ों की बात की, देर इज ऑल्सो थर्ड एलिमेंट विच आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट विद योर परमिशन, एंड दैट एलिमेंट इज ऑफ द रिस्क। अब राम और श्याम दोनों ने सेविंग करनी स्टार्ट करी। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 10 years ऑफ देयर सेविंग समथिंग, राम के घर में किसी को एक बीमारी हो गई। उसकी वजह से उसका जो मेडिकल एक्सपेंस है वो काफ़ी हुआ, 10-15 लाख हो गया, और उसकी की सारी सेविंग उसमें चली गई। सो दैट हैपन्ड बिकॉज उसका जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो हमारे मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमारी लाइफ में, उसके बारे में प्लानिंग नहीं की गई। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट एक ये भी है कि आप सबसे पहले अपने रिस्क को एड्रेस करो, क्योंकि अगर आपने उसको एड्रेस नहीं किया तो ऐसे हो सकता है कि आपकी सालों की फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी, आपने अगर कोई सेविंग कर रखी है, 1 साल में ही कोई ऐसा रिस्क आए कि वो आपकी पूरी पूरी सेविंग को उड़ा के ले जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घरों में ऐसे होता है, एंड दे गेट सच अ फाइनेंशियल ब्लो दैट उसके बाद बहुत बारी उन परिवारों का दोबारा वापस उस स्टेट में आना शायद पॉसिबल ही नहीं हो पाता फॉर सो मेनी ईयर्स। तो जो रिस्क है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, कि आप पहले थ्रू राइट काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आप उसको पहले कवर करो, एंड देन मूव टू सेविंग, एंड देन मूव टू द ग्रोथ। तो एक पूरी जर्नी है। बट या इम्पैक्ट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, कि उसका जो मैंने क्या फ़र्क उसका पड़ता है वो एक झलक दिखाने की कोशिश की है। तो इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट वो नंबर का आपकी So, लाइफ में असर क्या पड़ता है। हरप्रीत, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, एंड आई थिंक कभी भी किसी ने, बहुत कम लोग इतनी डिटेल में इसके बारे में सोचते होंगे इस तरीके से। जब हम ये बात करते हैं तो हमें मतलब फाइनेंशियल जो गाइडेंस है हमारी, बेसिकली फाइनेंशियल गाइडेंस हमारी ज़्यादातर आती है अपने पेरेंट्स से या अपने फ्रेंड्स के सर्कल से, राइट? अब जब उनको भी पता नहीं होगा तो फिर हमें क्या ही फाइनेंशियल गाइडेंस मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने तो जैसे म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की है। अब जो इंसान ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ही नहीं या आना चाहता ही नहीं है, जैसे कि बहुत सारे इंडियंस जैसे ही हैं, वो बहुत ही बेसिक लेवल का टैक्स भरते हैं, बाकी वो मैनेज करते हैं अपने एसेट्स को डिफरेंट तरीके से। तो वहां पर उनके लिए क्या मतलब सजेशन है, क्योंकि वो भी तो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे रियल एस्टेट में हो गया, या फिर उन्होंने कोई एसेट्स बना लिए गोल्ड वाले, इस तरह के, क्या उनका भी रिटर्न सिमिलर ही रहता है? एक्चुअली रिटर्न में हमेशा दो चीज़ें देखनी होती है। एक तो जो एसेट की हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उसका हिस्टोरिकल रिटर्न क्या रहा है, एक तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं। लेकिन जो दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक चीज़ का एक साइकिल होता है। जैसे आपने रियल एस्टेट की बात करी, तो एक टाइम आया था कुछ 10 साल पहले जब रियल एस्टेट का साइकिल पूरे बूम पे था, एंड उस टाइम पे अगर किसी ने लैंड में इन्वेस्ट किया, किसी ने घर पे इन्वेस्ट किया, तो प्राइजेस डेली बेसिस पे बढ़ रहे थे, ऐसे हो रहा था। लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम आया कि बहुत लंबे समय के लिए वो साइकिल एक रिसेशन में चला गया, या उसमें प्राइजेस का बिल्कुल बढ़े नहीं वो। एंड जनरली जैसे गोल्ड है उसकी बात करें तो उसको भी सेफ एसेट मानते हैं, लेकिन उसके भी रिटर्न के उसमें साइकिल्स रहते हैं। तो एज अ कॉमन मैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू अंडरस्टैंड कि इसमें साइकिल क्या है, कितनी देर चलेगा, कब दोबारा स्टार्ट हो सकता है, और अपने आप को उस चीज़ में अपडेटेड रखना भी एक टास्क है। तो आइडियली यू शुड ईदर टेक द हेल्प ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स, या जो आपके दोस्त हो सकते हैं जो फाइनेंस की फील्ड में है, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आपको आपके रियल एस्टेट की फील्ड में है, उसको पता होगा कि क्या चीज़ चल रही है, उसका साइकिल कैसे चल रहा है, क्या ट्रेंड है, जब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसको सबसे पहले आइडिया होगा जो उस फील्ड में है। तो या तो उन लोगों के टच में रहें, या आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से अपना हेल्प लें, असिस्टेंस लें, जो आपको इस चीज़ के बारे में और बताए। ज़रूरी नहीं है कि एक फाइनेंशियल प्लानर को भी ये पता हो कि साइकिल किस चीज़ का आ रहा है, बट एटलीस्ट जो आपकी एसेट की एलोकेशन है, कि कितना परसेंटेज आपको एक म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, कितना आपको गोल्ड में डालना चाहिए, कितना आपको रियल एस्टेट में डालना चाहिए, और वो एलोकेशन टाइम के साथ चेंज कैसे करनी चाहिए, ये बेसिक चीज़
वो आपको बता सकता है, और वो जो बेसिक इनपुट होती है वो इस चीज़ को ध्यान में रखती है कि हमें किसी के साइकिल की गारंटी नहीं है। हम म्यूचुअल फंड की भी अगर बात करते हैं, अगर हम एसआईपी की बात करते हैं, वो एसआईपी के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जाता है? बिकॉज जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपकी मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, आप सस्ते में ले रहे हो कि महंगे में ले रहे हो, बिकॉज आप हर टाइम पे लेते हो, आप हर प्राइस पे लेते हो, आप ऊपर भी लेते हो, आप नीचे भी लेते हो, आपकी अच्छी एक एवरेज बन जाती है। सो अगर आपको एक एवरेज आपको पता है कि एसेट में एक एवरेज रिटर्न कितना निकल के आता है हिस्टोरिकली, और उसके क्या रीजंस हैं, उस पर भी बात की जा सकती है कि क्यों इतना निकल के आता है। सो छोटी सी अगर बात बताऊं कि जो जो बैंक्स होते हैं वो 10-11% पे, अगर 9% पे कंपनीज को लोन देंगे, और कंपनीज लोन वो तभी लेंगी अगर उनको पता है कि वो 15-16% उस प्रोजेक्ट में से निकाल सकती हैं, तभी वो उतना लोन लेगी। और अगर आप अच्छी कंपनीज में लगा रहे हो, तो अगर वो लोन लेती हैं तो ऑब्वियसली वो उसके हायर रेट पे वो अपना रिटर्न निकालने की क्षमता रखती होंगी, तभी वो लोन लेंगी। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि वो जितना परसेंट खुद ग्रो करेंगी एज एन इन्वेस्टर इन दैट कंपनी, मेरे को भी उतनी परसेंट ग्रोथ मिल जाएगी। तो एक 15% का नंबर एग्रीगेट वहां से भी निकल के आता है। बट अगेन वो हर कंपनी के साथ नहीं होता, वो हर टाइम पे नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड में आप अलग अलग जगह लगाते हो, इवन आप डेट में भी लगाते हो, इक्विटी में भी लगाते हो, तो एक आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, आपको एक एवरेज रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिल जाती है, जो आपको किसी रिस्क से बचाती है। जैसे आप पर्सनल लेवल पे किसी स्टार्टअप में लगाते हो, कुछ लगाते हो, तो देयर इज अ हाई रिस्क फैक्टर कि वो चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा तो पूरा डूब जाएगा। तो वो रिस्क को समझना है, साइकिल्स को समझना है। अगर साइकिल को नहीं समझ सकते तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी है डाइवर्सिफाई करने में। और ये सारे एसेट्स काम के होते हैं, बट आपके लिए पर्टिकुलरली कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी नीड्स क्या है, आपके गोल्स क्या है। कुछ लोगों को अगले 10 साल तक कुछ पैसा नहीं चाहिए होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको 5 साल बाद कुछ फिक्स अमाउंट चाहिए, शायद उन्होंने घर लेना है, शायद उनके घर में कोई शादी होनी है, शायद उनको किसी अपने बच्चे को बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए भेजना है। तो वो नीड्स के हिसाब से ही ये सारी प्लानिंग की जाती है। हरप्रीत, ये जो आपने बात बताई, आई मीन इट्स सो सो डिटेल्ड, कितनी ज़्यादा इसमें डिटेल्स थी कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी मुश्किल हो जाता है समझना। और मुझे आपकी बात सुन के एक एक ऐड याद आ रही है जो पेटीएम की आई थी कुछ दिनों पहले, और आपके साथ मैंने शेयर भी की थी शायद। वो उस ऐड में वो बेसिकली यही दिखाते हैं कि जहाँ पर आज के टाइम पे स्पेशली विमेन, औरतों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे यूज़ करना है। यंग लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कोई और जेंडर हो, उनको कोई आइडिया नहीं है फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है, कैसे होती है। तो ये इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की इतनी बुरी हालत क्यों है? क्योंकि अब आपने जितनी सारी चीज़ें बोली हैं, वो सारी इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्वेस्टमेंट करो उससे पहले। लेकिन ये ना हमें बताई जाती है, ये तो मेरे को लगता है कॉमर्स के बच्चों को भी नहीं, इतनी आइडिया नहीं होता। तो बाकी साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं या फिर छोटे शहरों से हैं जिनको ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है, इंटरनेट नहीं पता। फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में इतनी कम क्यों है? ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके जो मुझे रीज़न समझ में आते हैं वो काफ़ी सारे रीज़न हैं। तो एक तो अगर मैं कल्चरली देखूं, फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत ज़्यादा हमारे पेरेंट्स की जनरेशन को या ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को थी ही नहीं। उसके दो रीज़न थे। पहला तो कि हाई सेविंग्स रेट। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स की तनख्वाह कभी 10 रुपये रही होगी, 100 रुपये रही होगी, तो अगर वो उसमें से 50% अपना बचा रहे हैं, तो देन अगर वो किसी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में कहीं गोल्ड लेके रख दें या कहीं एफडी करवा लें, ऐसा अगर वो कुछ करते हैं, तो उनको अपने एक्सपेंसेस को टेक केयर करने की और कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऐसा सोचिए कि मान लो, एंड हमारे पेरेंट्स की एज में तो वैसे भी वो जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे सब लोग ग्रेजुएशन भी नहीं करते थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो कोई 20 साल से लेके 60 साल तक कमा रहा है, 40 साल उसने कमाया, उसमें से आधी इनकम उसने सेव की, तो जो आधी उसने सेव की वो उसके 60 से लेकर 90 तक के एक्सपेंस को आराम से टेक केयर कर लेगी। वो अपना जो उसकी जो सेविंग्स थी, चाहे वो गोल्ड में थी चाहे एफडी में थी, अगर वो उसको रिटर्न इन्फ्लेशन के हिसाब से भी, महंगाई के हिसाब से भी उतनी नहीं देंगी, तो भी बिकॉज उसने 40 साल कमाया और 30 साल खर्चना है, उस हिसाब से भी वो अमाउंट इतनी हो जाती थी कि उनका टेक केयर हो जाए। तो उनके लिए इस फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, ये भी बात है कि उस टाइम पे कुछ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं या और चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो शायद उस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं थे, बट मोर इंपॉर्टेंटली उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी उनको। एंड सेकेंड ये था कि उस टाइम जो पहले एक नॉर्मल हमारा फैमिली स्ट्रक्चर होता था, वो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता था।
उस केस में क्या होता है कि आपको रिस्क मैनेज करना ईज़ी हो जाता है। कभी एक भाई को प्रॉब्लम आई, तो दूसरा भाई हेल्प कर सकता है। दूसरे को आई तो पहला कर सकता है। तो वो सब लोग एक एज़ अ यूनिट काम करते थे और उस स्ट्रक्चर में फिर आपको अगर एक के पास कम भी सेविंग है तो लेकिन सब एक फैमिली एक यूनिट की तरह काम कर रही है तो दूसरा बंदा उसमें से हेल्प कर सकता है। और एक और भी चीज़ होती थी मतलब कल्चरली हम देखें जिसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट मान के चला जाता है कि देखो अब रिटायर होने के बाद ना पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बच्चों पे आ जाती है। मतलब वो उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं होता था कि अच्छा हाँ नाउ चिल्ड्रन आर अर्निंग दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें आज की डेट में नहीं उतना प्रेवलेंट जितना पहले थी। मतलब आज की डेट में अगर आप बात करो सेविंग्स रेट की मैंने एग्जांपल लिया राइट? आज का अगर कोई सम यंग पर्सन वो अपने घर से बाहर निकल के होम टाउन से निकल के किसी मेट्रो शहर में गया, वहाँ पे रेंट पे रह रहा है। एक तो उसके खर्चे वैसे ज़्यादा होंगे बिकॉज़ रेंट एंड एक्सेट्रा। सेकंड इज़ वो कहीं न कहीं एक जो स्पेंडिंग की जो उसकी आदतें हैं, वो डिटरमिन करेंगी उसका एनवायरनमेंट। घर पे कोई रहता है तो उसको पेरेंट्स टोक सकते हैं, बेटा ये क्यों लिया, ये महँगी चीज़ है, आपको सेव करना चाहिए, ये करना चाहिए। जब वो बाहर अलग रह रहा है, उसको रोकने-टोकने के लिए कुछ नहीं है। तो आपको समझ आएगा जो उसका जो टिपिकल सेविंग्स रेट है, वो अपने पेरेंट्स से सेविंग रेट से काफ़ी कम है। एंड ये हम कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने खर्चे को अपने पेरेंट्स के खर्चे और उनकी सेविंग्स सेविंग्स रेट की मैं बात कर रहा हूँ, खर्चे की बात नहीं कर रहा। मतलब अगर वो 100 कमा रहे हैं तो कितने परसेंट बचा रहे हैं, वो परसेंटेज आज की डेट में कम है। इसलिए उनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है कि अगर उनका परसेंटेज सेविंग कम भी है तो भी वो जनरेट आपने मैनेज करके उसको ज़्यादा बढ़ा पाएँ ताकि वो अपने रिटायरमेंट का टेक केयर कर सकें। सेकंड जैसे मैंने बताया कि क्योंकि वो मतलब मन-मुटाव भी आजकल थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, टॉलरेंस कम हो गया है, तो बहुत बारी पेरेंट्स और बच्चों की आपस में नहीं बनती। तो पेरेंट्स ये चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन। हम कितने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सुनते हैं जब बच्चे पेरेंट्स को कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ आए एंड ऑल्सो ऑल ऑफ दैट। सो वन कैन नॉट रिलाई ऑन ऑन सच अ सिचुएशन कि ऐसा होगा ही होगा कि बच्चे उनका टेक केयर करेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आज की डेट में चेंज हो रही हैं तो इसकी वजह से बिकॉज़ पहले हमारे पेरेंट्स को ज़रूरत नहीं थी, तो अगर उनको ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने नॉलेज नहीं ली और अगर उन्होंने नॉलेज नहीं ली, वो पास ऑन कैसे करेंगे अपने बच्चों को? तो वो पास ऑन वही चीज़ करते हैं जो उनको पता है। अब जैसे उनको पता है कि गोल्ड एक सेफ चीज़ है, तो वहाँ इन्वेस्ट कर दो। एफडी एक सेफ चीज़ है, वहाँ इन्वेस्ट कर दो। तो वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो उनको जितना उनको पता है, उतना ही अपने बच्चों को आगे वो कम्युनिकेट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ शायद उनके लिए इनफ नहीं है आज की डेट में। और एंड दिस इज़ जस्ट वन एरिया ऑफ द कल्चर। देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट टू इट कि नॉर्मली जो हम कल्चरली अब हम देखें स्पेशली जब से वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश उस टाइम से हम बहुत रिस्क अवर्स हो गए हैं, हमें ना सेफ्टी चाहिए। यही एक रीज़न है कि गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे लोग दे आर क्रेज़ी अबाउट इट एंड उनको वो जॉब चाहिए, चाहे उसमें प्राइवेट से कम भी तनख्वाह मिलेगी बट उनको लगता है कि चलो यार इसमें रिस्क कम है, ये सेफ है, ये इसमें हमें कोई निकाल नहीं सकता। तो ऐसा कोई ऑप्शन जहाँ पे हल्का-सा भी रिस्क एसोसिएटेड हो एंड स्पेशली जब वो उस रिस्क को समझे ना कि वो कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो वो जनरली बहुत सारे लोग उस रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सो पेरेंट्स भी अगर उनको म्यूचुअल फंड के बारे में पता भी होगा पर उन्होंने 2008 में देखा कि कोई किसी का क्रैश हो गया तो उसमें उसकी सेविंग्स चली गई। तो या अभी पीछे कोरोना के टाइम पे लास्ट ईयर जैन फेब मार्च में जो एक 40% का क्रैश आया था मार्केट में, तो उसमें इम्पैक्ट हो गया। तो वो ऐसी एक बारी चीज़ देखते तो मन में डर बैठ जाता है एंड फिर वो उस चीज़ के अगेंस्ट एडवाइस करते हैं अपने बच्चों को। सो वो भी एक हिंड्रेंस है कि उनको सेफ्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है और रिस्क को क्योंकि वो समझते नहीं है तो ऑब्वियसली उसको मैनेज करना भी उनको डिफ़िकल्ट लगता है। सो ये तो 2 रीज़न थे और भी हैं। देयर इज़ आपने पेटीएम की ऐड का एग्ज़ाम्पल लिया जहाँ पे मेल वर्सेस फीमेल का एक एस्पेक्ट उन्होंने उजागर किया था। वो भी ट्रू है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एस्पेक्ट उन्होंने फ़ोकस किया था कि इट्स पैट्रियार्किकल इन नेचर कि जेंडर रोल्स एक डिफाइंड है और अनफॉर्चुनेटली वो डिफाइंड है कि इस तरह से कि अच्छा जो लेडीज़ हैं वो मेजर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेंगे घर के। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउसवाइफ्स, उस सिनेरियो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उस सिनेरियो की भी बात कर रहा हूँ जब जब द फीमेल्स ऑफ द हाउस आर एक्चुअली अर्निंग एंड समटाइम्स एज मच और इवन मोर देन द मेल काउंटरपार्ट्स। तो उस सिनेरियो में भी जब कोई मेजर डिसीजन लेना है कि कहाँ रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्ट करना है या एफडी कितना करना है, अनफॉर्चुनेटली वो जो डिसीजंस हैं दे आर more or less driven by the male members, and that's the sad reality. So there should be no reason why only one gender should be aware of the financial aspects है, उसको financial literacy होनी चाहिए, दोनों को उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए।
कुछ एक एस्पेक्ट ज़रूर होता है कि जो मेल मेंबर है बिकॉज उनका सर्कल जो नॉर्मली ज़्यादा अवेयर होता है इन जनरल, बिकॉज फीमेल के सर्कल में बहुत सारी हाउसवाइफ भी हो सकती है जिनको शायद उस चीज़ के बारे में बिल्कुल एक्सपोजर ही नहीं है, उनको शायद बैंक में चेक लगाना भी ना आता हो, तो उनको एक एक्सपोजर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कम है, बट दैट शुड नॉट बी द केस के दोनों मेंबर्स को साथ बढ़ के आगे अपनी एक ये लर्निंग पे और प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए. सो दैट्स अनदर पैट्रियार्किकल रीजन. ये काफ़ी रीजंस हो रहे हैं बट आई कंटिन्यू बिकॉज इसके रीजंस हैं इतने सारे कि दैट्स वाई हमारी कंट्री की ये स्टेट है. प्लीज. अनदर रीजन विच आई फील इज के जो इंडस्ट्री है ये सारी की सारी, राइट, जहाँ पे आप किसी से एडवाइस लेते हो तो या तो आपको वो इंश्योरेंस सेल करने वाले से आप एडवाइस लोगे, या कोई म्यूचुअल फंड बंदा है वो बेच रहा है तो वहाँ से एडवाइस आएगी. तो अब जब कोई बंदा एडवाइस कर रहा है ना, वो उसकी एडवाइस में उसके इंसेंटिव्स से कॉन्फ्लिक्ट होना अनिवार्य है. मतलब अब कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, अब टर्म प्लान इज सपोज टू बी अ वेरी सॉर्टेड सोल्यूशन कि आपकी बेसिक रिस्क को कवर करने के लिए, बट आपके पास कितने ही इंश्योरेंस एडवाइजर होंगे जो आपको पहले टर्म प्लान रेकमेंड करेंगे. वो आपको रेकमेंड करेंगे कुछ एंडोमेंट प्लान, कुछ ऐसे प्लान जहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम मिल जाए. हालांकि उनको ये करना चाहिए कि भैया आप कस्टमर को अवेयर करो कि रिस्क और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, आप अपना रिस्क पहले कवर करो. बट बिकॉज उनको ज़्यादा कमीशन उन प्लान्स में मिलता है एंड दे गेट अप टू 30% कमीशन इन सच प्लान्स, जो कस्टमर के लिए सही नहीं है. तो आई एम नॉट ब्लेमिंग द एंटायर कम्युनिटी, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो राइट प्रोडक्ट कस्टमर को मतलब बताते ही नहीं है बिकॉज उनसे उनका फ़ायदा कम हो रहा है. तो दैट इज वन रीजन के मतलब इंडस्ट्री में इट्स मोर लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसी तरह लगता है कि इंडस्ट्री आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देना चाहती है जो कि उसकी सेल्स बढ़ाने में हेल्प करे. दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड टू एजुकेट यू मोर देन दैट कि आपको पूरा एजुकेशन मिले. सो वो एक मिसअलाइनमेंट है इंसेंटिव्स की. दैट इज़ वन रीज़न कि जिनसे हमें इंफॉर्मेशन सही मिलनी चाहिए वो भी सही नहीं मिलती है. Then education of course is a big part, and this is the most important point because जो सबसे बड़ा solution है ना वो भी यहीं पे छुपा हुआ है. यहाँ पे अगर एजुकेशन में अगर हमारी कोई चीज़ कवर हो जाती है तो बाकी सारे फैक्टर जो मैंने डिस्कस किए वो ओवरकम हो जाएंगे. और एजुकेशन का मेरा मतलब है कि जैसे अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने कुछ टर्म्स लिए होंगे, SIP है, डेट है, इक्विटी है. बहुत सारे लोग जो ये सुन रहे हैं उनको भी शायद इन टर्म्स का पूरा मीनिंग पता ना हो, तो ये फाइनेंशियल जार्गन लगता है. तो सीखने के लिए इतना कुछ है लेकिन उसको सीखें कैसे, उसका कुछ कोर्स नहीं है, कुछ डिफाइंड पाथ नहीं है. और हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको वो जगह दी नहीं गई है जो उसकी बननी चाहिए थी. और अम, अम, मतलब मेरे हिसाब से तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में कि आपको चाहे किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हो, आप कॉमर्स में कर रहे हो, नॉन मेडिकल कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हो, या इनफैक्ट आप ग्रेजुएशन नहीं भी कर रहे तो देन ऑल्सो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी शुड ऑफर इट एज अ सेपरेट कोर्स जो कि ऑनलाइन हो सकता है, वॉलंटरी हो सकता है, फ्री हो सकता है, फॉर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन परसुइंग स्टडीज फॉर सम रीजन. बट एटलीस्ट उनको ये चीज़ पता हो हाउ टू मैनेज वॉट एवर मनी दे हैव और दे शुड रिस्क दैट दे शुड टेक केयर ऑफ. तो इनफैक्ट इवन इंडस्ट्री लेवल पे जो फ्रेशर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जब हम न्यू ज्वाइनर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग्स होती हैं, दिस फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी अ मैंडेटरी कोर्स और मॉड्यूल इन दैट पार्ट, बिकॉज उसमें जो रिटर्न ऑन दैट टाइम और एफर्ट इन्वेस्टेड है ना वो सिंपली अनबीटेबल है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपना कुछ टाइम नहीं लगा रही, वो एक एक जो एम्प्लॉई है उसकी फाइनेंशियल लाइफ को जो आगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद होने वाली है उसको बहुत अच्छे से इम्पैक्ट कर सकती है. सो डेफिनेटली गवर्नमेंट को एंड इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इस पे काम करना चाहिए दैट देयर शुड बी सम एजुकेशनल मॉड्यूल्स दैट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम. आपके सिलेबस का ऐसा होना चाहिए पार्ट, और ज़रूरी नहीं कि वो सारा कुछ खुद से डिज़ाइन करें. अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारा एफर्ट लगेगा, बट ये ऐसी चीज़ है जिसका रिजल्ट बहुत बहुत बढ़िया आएगा कंट्री के लिए भी और आगे जाके भी. मैं कंट्री के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज US में अगर आप चले जाओ वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके क्रेडिट कार्ड्स मैक्सड आउट रहते हैं, मतलब उनकी जो सारी लिमिट है वो यूज़ की हुई होती है उन्होंने. तो वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि उनकी अगर 6 महीने जॉब चली जाए तो वो घर पे मतलब सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि घर भी उनके खुद के नहीं है, वो भी उस पर उनका लोन चल रहा है. तो उनकी जो फाइनेंशियल स्टेट है वो हमारी अभी नहीं है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने सेविंग्स पे बहुत फोकस किया है. लेकिन अभी हमारी सेविंग्स रेट कम हो रही है, और अगर राइट टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो मुझे डर है कि आने वाले 20-30 ईयर्स बाद
ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है कंट्री की जो फाइनेंशियल हेल्थ है इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, जो हम फैमिली लेवल पे फाइनेंसेस की बात करते हैं उस पे। हरप्रीत, आपकी बातें मतलब बहुत ही ज़्यादा सही हैं, एक्चुअली बहुत सटीक हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब 2010 में फाइसब ज्वाइन किया मैंने, और मैंने अपने दोस्त से पूछा था, यार ये इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे लेना होता है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया। कहता टेंशन मत ले, वो एजेंट आएगा और खुद ही बता देगा सारा कुछ। तो उसने जो बताया, जैसे बताया, हमने चुपचाप कर लिया, क्योंकि वो आइडिया ही नहीं था, ना ही इंसेंटिव या मोटिवेशन थी उसको सीखने का। दूसरी चीज़, मैं काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ, जहाँ पर दिल्ली की बात करें तो बच्चे बहुत अवेयर हैं, क्योंकि दिल्ली है, मुंबई है, राइट? वहाँ पर अगर जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो उनके खुद के कोर्सेज होते हैं कि वो क्लास 10 से स्टार्ट कर तो देते हैं बच्चों को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताना। लेकिन अब अगर कोई इंसान, लेट्स से, आई डोंट नो, जबलपुर से है या विजयवाड़ा से है, जहाँ के आसपास कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, जहाँ पर ऐसा कोई कोर्स नहीं हो रहा है, तो उनके लिए सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट टेक्नोलॉजी आने की वजह से, अगर हम यूपीआई की बात करें, अगर हम आधार कार्ड की बात करें, आधार कार्ड का एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है, जो लोगों को नहीं पता, वो ये है कि बैंक्स के लिए बहुत फायदा हुआ था, क्योंकि उनका केवाईसी का जो टाइम था वो बहुत कम हो गया था, पैसा बहुत कम हो गया था। जहां उनको हजारों रुपए लगते थे, अब वो कुछ हंड्रेड्स में ही रह गया था, बिकॉज ऑफ आधार कार्ड, यूपीआई एंड द इंडिया स्टैक। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कहीं न कहीं तो हमारे जो सेक्टर है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसको ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में लेके आ रही है, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे सही तरीके से पहुँचा दी जाए। दूसरी, कई प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे मास्टरकार्ड हो गया, जिसके सीईओ बंगा जी हैं। उन्होंने काफ़ी काम किया है कि फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में लेके आएँ इंडिया से लोगों को, कीनिया से और सो ऑन। उनका एक टेड टॉक मैंने सुना था। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ये हो रही है, लेकिन तब भी मैं देखता हूँ, टेक्नोलॉजी की ऐप आने के बाद भी बहुत सारे लोग अभी भी अछूते रह जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी कहीं न कहीं जाके आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको पता होगा हुँ। डिसीजन लेना कैसे है। वो डिसीजन मेकिंग अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाती, कि अगर मैं जब बहुत सारी ऐप्स हैं यूट्यूब पे, उसकी ऐड आती है, कुवेरा ऐप हो गई या क्रेड हो गई, जिस जो भी इंडिया का लेटेस्ट यूनिकॉर्न बन गया है, 2.2 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन। वो सब करने के बाद भी वो ऐप्स मेरे से एक्सपेक्ट करती हैं कि मुझे डिसीजन मेकिंग आती होगी, पर वो नहीं आती। उसका क्या रीज़न है? आह, उसका रीज़न वही है एक्चुअली। मैं ऐसे देखता हूँ इस चीज़ को कि टेक्नोलॉजी आपकी किसी चीज़ को आसान बनाती है, राइट? इट्स अ टूल, इट्स एन इनेबलर। तो अगर मुझे बैंक में, आपने केवाईसी की एग्ज़ाम्पल ली कि मैं बैंक जा रहा हूँ, तो मैंने एक अकाउंट खोलना, उसमें बहुत टाइम लग रहा है। अब मेरे पास आधार है तो मैं जल्दी से कर पाऊँगा। तो मेरा वो स्पीड, मेरा वो फ्रिक्शन जो है प्रोसेस में, वो हट गया है, तो वो जल्दी हो रहा है। अगर मुझे कुछ पेमेंट्स करनी है, किसी से पेमेंट रिसीव करनी है, पहले मुझे शायद नॉर्मली चेक काट के देना पड़ता था, अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। किसी को इमीडिएटली करना, कोई ऐसे बेनिफिशियरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे से कर दिया, पेटीएम से कर दिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ये तो सिर्फ़ इस चीज़ को कवर कर रहा है कि जो आपने काम करने हैं, वो जल्दी से कैसे हों, उस पे तो बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है। इसका एक और एस्पेक्ट है कि इससे फ्रॉड भी जल्दी हो जाते हैं फिर। सो आपने बहुत सुना होगा कि पेटीएम, अब मैसेजेस क्यों आते हैं, अपना ओटीपी किसी को ना दीजिए। और जमतारा एक सीरीज़ है, उस पे पॉपुलर हुई थी, जब ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे काफ़ी फोकस किया गया था, कि आपको कॉल आता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बता दीजिए, आपका कार्ड ब्लॉक है, और उस आपको अनब्लॉक कर देंगे। तो लोगों के पास टूल्स तो पहुँचे, बट बिकॉज़ उन टूल्स की उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुँची। सिर्फ़ उतना बताया गया कि आपका काम करने के लिए आपको क्या चाहिए। अच्छा पेटीएम करना है तो ये ओटीपी आएगा तो दे दीजिएगा। अब वो काम कैसे करता है, उसमें क्या फ्रॉड पॉसिबल है, उससे कैसे बच सकते हैं, ये वाली नॉलेज साथ में नहीं पहुँची। तो उसके चक्कर में एकदम से फ्रॉड्स भी बढ़ गए और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे धोखे भी हुए। हाँ, ये भी बात है कि अब यूट्यूब और दूसरे माध्यमों से बहुत सारे लोग हैं जो इस पे वीडियोज़ बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसे प्रैक्टिसेज़ को एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो वो एक टाइम के बाद वो चीज़ें कम हो जाएँगी। बट जो इनिशियल एक जो झटका लगता है कि अच्छा ये टेक्नोलॉजी आई और साथ में उसका मिसयूज़ भी आ गया। वो जो टेक्नोलॉजी जब वो लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ उसको कैसे मिसयूज़ उसका भी किया जा सकता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं है। बट ये तो वो गैप एक मिसिंग है, जिसकी वजह से कस्टमर को टूल तो यूज़ करना आता है, लेकिन उतना जिससे उसका काम हो, उतना नहीं कि उसको ये समझ में आए कि उसका मिसयूज़ कैसे रोका जा सके। सो वो एक वजह है जो आपने बताया कि ऐसा क्यों हो जाता है। देन बट आई ऑल्सो फ़ील कि बहुत सारी जो हैं फर्म्स जो कि इस दिशा में काम कर रही हैं कि या तो कस्टमर की अवेयरनेस बढ़े। अब जैसे क्रेड की आपने एग्ज़ाम्पल ली, तो क्रेड
आई वाज रीडिंग, अभी कुणाल शाह ने ट्वीट किया हुआ कि वो क्रेड के मेंबर्स को कितना फ़र्क पड़ा जो नोटिफिकेशंस उन्होंने दी। तो बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं जो आपके कार्ड के में लग के आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसमें था कि अगर आप साल का इतना खर्च करते हो तो आपकी एनुअल फ़ी माफ़ हो जाती है, और मेरा उतना खर्च हो चुका था, बट फिर भी मेरे स्टेटमेंट में एनुअल फ़ी लग के आ गई। और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता और मेरे ध्यान से निकल भी जाता शायद, क्योंकि वो फ़ी तो थोड़ी सी थी, 200-300 रुपए की, लेकिन वो इग्नोर हो जाती कि अच्छा मेरा ओवरऑल इतना बिल बनता है, मुझे पता है महीने में इतना खर्चा किया तो शायद हो जाएगा। लेकिन क्रेड ने वो नोटिफिकेशन दे दी कि आपके चार्जेस लगे हुए हैं, तो वहाँ से मुझे वो चीज़ हाईलाइट हो गई। तो तो वो एक अच्छी चीज़ है। इससे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा खर्चा बच सकता है, जो कि अनड्यू हो या ऐसे कोई फ्रॉड हो तो वो भी बच सकता है। बहुत सारी कंपनीज़ अब उसको रिएक्टिव मोड में रिएक्ट भी कर देती हैं। जैसे आपको मैसेजेस आते हैं कि ओटीपी मत शेयर कीजिए, ऐसा मत कीजिए, अगर कोई कॉल आ रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। लेकिन सब लोग उसको पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उनका किस माध्यम से वो चीज़ बात पहुँचाई जा रही है, क्या कोई और बेहतर तरीका हो सकता है, उस चीज़ों पे भी काम उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, पर शुरुआत हो चुकी है और मुझे मतलब पॉजिटिवली ऐसा लगता है कि आगे जाके ये गैप्स भी प्लग होंगे। और आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई भी सही चीज़ हो या गलत चीज़ हो, बहुत जल्दी वायरल होती है। तो जितनी जल्दी ये फ्रॉड्स निकल के आएंगे, मुझे लगता है कि उतनी जल्दी ये दब भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सो हरप्रीत, फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए आप अभी क्या कर Honestly, रहे हैं? because obviously I'm in a full-time job, so right now I'm just helping people in my personal circle, to help them plan better. कि अच्छा, जैसे अब मैं अपने एक फ्रेंड के फाइनेंसेस एनालाइज कर रहा था, तो मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि भाई, द वे यू आर स्पेंडिंग, अभी जो आपकी एलोकेशन है, जो आपके खर्चे हैं और जो आपकी सैलरी है, तो इस हिसाब से आप अगर 65 की एज तक भी काम करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सेव फॉर योर रिटायरमेंट एंड यू विल नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन योर चिल्ड्रन। तो आपको अपने बच्चों पे डिपेंड होना पड़ेगा या आपको कोई और सोर्स देखना पड़ेगा, कि क्योंकि आपके खर्चे ज़्यादा हैं। तो उसको ये चीज़ बहुत, दिस केम अक्रॉस एज अ शॉक टू हिम। बट वो और वो मतलब वो इंट्यूटिव नहीं होता उस चीज़ को इतना समझना। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल, आज किसी की एज है लेट्स से 30 इयर्स, और उसका मंथ का जो खर्चा है वो 50,000 पर मंथ बैठा है। तो अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई, आप जब 60 साल के हो जाओगे और अगर आपने सेम ही लाइफस्टाइल रखा, यानी आपके खर्चे उन्हीं चीज़ों पे हो रहे हैं, आप वैसे ही घर में रह रहे हो, वैसे ही गाड़ी चला रहे हो, वैसा ही आपका लाइफस्टाइल है, तो आपका जो आज की डेट में जो 50,000 का खर्चा है, वो 60 साल में यानी 30 साल बाद कितना होगा? तो अगर मैं ये क्वेश्चन नॉर्मली लोगों से पूछता हूँ ना, तो वो जनरली बोलते हैं कि हाँ, शायद 1 लाख हो जाएगा, शायद 75,000 हो जाएगा। वो अंदाज़ा लगाते हैं, उसके पीछे मैथ्स नहीं है। तो जब मैं उनको बताता हूँ कि एक्चुअली अगर आप सेम चीज़ें करोगे, तो जो आज 50,000 का आपका खर्चा है, वो 30 साल बाद 4 लाख रुपए महीने होगा। तो उनको शौक लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इतना कैसे खर्चा हो जाएगा। बट सच्चाई यही है कि इन्फ्लेशन का मैथमेटिक्स ऐसे ही काम करता है। तो जस्ट एक सिंपल रूल बता रहा हूँ फॉर एवरी वन हु वांट टू कैलकुलेट इट। जो हमारी इन्फ्लेशन नॉर्मली निकल के हिस्टोरिकली आई है, वो 7% के आसपास है। और 7% का मतलब ये है कि 10 साल में 7% हर साल महंगाई बढ़े तो 10 साल में रेट डबल हो जाएगा। और 10 साल में डबल होने का मतलब है हर 10 साल में डबल होगा। तो जो 50,000 आज आपका खर्चा है, वो 10 साल बाद 1 लाख का हो जाएगा, उससे 10 साल बाद वो 2 लाख का हो जाएगा, और उससे 10 साल बाद वो 4 लाख का हो जाएगा। तो 30 साल के टाइम पीरियड में आपका 8 टाइम्स खर्चा हो जाएगा, 4 लाख रुपए महीने। अब मैं पूछता हूँ कि जब हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, या जब हम सोच रहे हैं कि हम अपने फ्यूचर के लिए सेव करेंगे, हमें तो अमाउंट का पता है क्या, कि कितना सेव करना चाहिए या हमें कितना खर्चा होगा 30 साल बाद? हमें नहीं पता है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है। और अगर मैं किसी को बताऊँगा, ऑब्वियसली अ नॉर्मल पर्सन विल बी शॉक्ड, कैसे कैसे हो जाएगा। बट इसके लिए शौक होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने पेरेंट्स का खर्चा देखो, आज से 30 साल पहले कितना था और आज की डेट में कितना है, और आपको पता लग जाएगा वो 8 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। और अज्यूमिंग उनका लाइफस्टाइल सेम है। और अगर ये आप चाहते हो कि, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 30 ईयर्स में बोलते हैं कि यार, अच्छा आज तो मेरा लाइफस्टाइल ये है, लेकिन आने वाले समय में उसको और इंक्रीज़ करूँगा और बेटर करूँगा। तो डेफिनेटली ये 8 टाइम्स भी ज़्यादा होगा, 10 टाइम्स हो सकता है, 12 हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी while doing the planning. So that's why it is not very intuitive. So but yeah, coming back to your question, right now I'm just helping people in my circle, but ये scalable नहीं है. I want to do more so that this awareness reaches to the masses. Of course, this recording could be one of the ways where, you know, through this podcast people are able to get some understanding of कि उनको किस दिशा में जाना चाहिए.
But I have something in mind, project, but I think it would take time before that materializes. So I want to do something about it for sure. I hope you definitely get to do that quite quickly, Harpreet, because the way our society is moving more towards individualization rather than that traditional family joint family systems that we used to have, उसकी वजह से लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अब आप सब कुछ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है। एंड स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा समझना पड़ेगा जब जैसे अगर हाउसवाइफ्स की बात करें हम, कि कभी भी आपका फाइनेंशियल बर्डन आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिक्रीज कर सकता है, नॉट ओनली फिजिकली इमोशनली बट ऑल्सो इन योर वेडिंग एंड सो ऑन। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लूंगा, 2014 की बात है शायद, जब जापान में पहली बार उन्होंने अलाउ किया कि एक जो जो औरत डिवोर्स के लिए फाइल करेगी उसको एलिमोनी मिलेगी, उसको मतलब जो पति का पैसा है उसमें से उसको एक पार्ट मिलेगा। Wow. ये 2014 में हुआ था। नंबर ऑफ डिवोर्सेस उस साल 2014 में जापान में नंबर ऑफ डिवोर्सेस I can imagine. 50% से बढ़ गए थे। औरतें इसलिए उस शादी में थी क्योंकि उनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी, वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। तो आप सोचिए कि फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपका मेंटल स्टेट बहुत अच्छा रहता है, आप साइकोलॉजिकली हेल्दी रहते हैं, आप इमोशनली हेल्दी रहते हैं, और अगर आप इमोशनली साइकोलॉजिकली हेल्दी रहेंगे तो आप सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों में कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे। सो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत सारे लोगों के जो केसेस आते हैं मेरे पास जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, सबसे पहले मैं उनसे उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करता हूँ, सॉरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता हूँ। लिटरेसी तो मैं मुझे नहीं लगता कि मैं खुद इतना लिटरेट हूँ, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता हूँ कि आपके सेविंग्स में कितने हैं, आप के पास अभी कितना कैश है कि कल को आपको कहीं जाना पड़े, कुछ हो तो आप लोगों पे डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि आधे लोगों की मेंटल वेलनेस का इशू इंडिया में स्पेशली इज रिलेटेड टू True, फाइनेंस। true. In fact, जैसे तो आई होप हरप्रीत बहुत या जल्दी सो मैं आपकी जो एग्जांपल है, मुझे उस पे एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आपने बोला कि बहुत सारी जो डिवोर्स रेट है वो जापान में 50% बढ़ गया, तो उससे मतलब ये निकल के आता है कि बहुत सारी फीमेल्स वो उस मैरिज में इसलिए थी बिकॉज उनकी फाइनेंशियल एक डिपेंडेंसी थी। एंड सो दिस टाइज बैक टू द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने पहले एक बताया था कि मेरा जो मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है आपके लाइफ डिसीजन लेने में, बहुत बारी वो फाइनेंस का ही होता है। सो दैट इज हाउ माई इंटरेस्ट केम इन टू दिस। एंड वो जो एक लिटरेसी वाला पार्ट है वो उस केस में भी वैलिड है जब एक हस्बैंड वाइफ में अच्छी बन रही है, सब कुछ सही है, बट एंड हस्बैंड ने अपनी इंश्योरेंसेस वगैरह भी करवा रखी है, बट उसके ऊपर इतना काम नहीं किया कि अपने वाइफ को बता दे कि भाई मेरी इंश्योरेंस कौन कौन सी है। सो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आते हैं जब हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो जाता है, तो वाइफ को पता ही नहीं होता है कि कौन कौन सी इंश्योरेंसेज हैं जो हस्बैंड ने करवाई हुई हैं, उसके कौन से बैंक अकाउंट में कहाँ पैसा पड़ा है, ऑल ऑफ दैट। वो भी एक अवेयरनेस का पार्ट है, दैट यू कीप योर फैमिली इन्फॉर्म्ड कि भाई दिस इज what I have and what I don't have, and this is how you can access it in case some unfortunate event happens. So that is also part of the financial planning. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही आपने हरप्रीत, एंड आई थिंक हमारे पास सीए यस ट्रेडिशनल एक प्रोफेशनल है, एक छोटे शहर में होता है जो आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस देता है, बट उनकी लिमिटेशंस कुछ और हैं मुझे लगता है, जिसकी वजह से दे विल नॉट प्रोबेबली गिव आउट इनफ टाइम टू समबडी टू एजुकेट देम। तो देयर नीड्स टू बी कि एक अलग चैनल बने जहां पर एजुकेशन इसके बारे में प्रोवाइड की जाए, कराई जाए, उसका प्रॉपर, क्योंकि अब हमने तो सारी ट्रेडिशनल या फिर जो आजकल कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बात की। नेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं कि बिटकॉइन हो गया, तो क्रिप्टो करेंसी है, वो नेक्स्ट फ्यूचर है, नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, और अब बहुत ही कम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया अभी तक। जिन्होंने किया उन्होंने बहुत पैसा भी बनाया है, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, बट Hmm. अब अगर हम बात करें जलंधर में कितने लोग या लुधियाना में कितने लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते होंगे, और उसमें भी कितनी विमेन इन्वेस्ट करती होंगी, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। जब आपको पता ही नहीं किसी चीज के बारे में तो आप उसमें इन्वेस्ट कैसे ही करोगे? Hmm. Hmm. ट्रू। सो बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं, बिटकॉइन इज अ पोस्टर बॉय ऑफ समथिंग व्हाट वी कॉल एज क्रिप्टो करेंसी, या इवन और फंडामेंटल लेवल पे चला जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, राइट? तो
अब इट इज़ अ पोस्टर बॉय या लाइमलाइट में आया बिकॉज़ एक तो पहला था, और दूसरा ऊपर से जब इसमें मूव्स आए, एक बार पहले आए थे और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर में जो अप मूव आया, वो काफ़ी मतलब 1000% से ज़्यादा ओवर जो रिटर्न्स आए वो एकदम से बहुत ज़्यादा आए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज़ ना न्यूज़ में ज़्यादा आ जाती है दैट अच्छा इसमें काफ़ी रिटर्न है, कैसा है। मेरा क्वेश्चन है कि जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें ना, पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि क्यों, अगर उसमें रिटर्न आएगा तो क्यों आएगा? जैसे मैंने आपको म्यूचुअल फंड की एग्ज़ाम्पल देके बताया कि हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैं किसी हम अपने इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि जो मेजर कंपनीज़ है वो 15% का ग्रोथ ऑन एन एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्यों देंगी? तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बताया कि जब वो इंटरेस्ट ही 10-11% पे लोन उठा रही हैं, तो कम से कम 15% का रिटर्न तो देंगी ताकि बैंक को वो पैसा वापस कर सके, उनका प्रोजेक्ट फिजिबल हो, राइट? तो दैट वाई पार्ट ऑफ द रिटर्न इज इंपॉर्टेंट, कि वो अगर समझ में आ जाए। अब लेकिन बहुत सारे लोग गलत रीजंस की वजह से आते हैं, वो आते हैं क्योंकि उनको लगता है अरे यार इसमें बहुत ज्यादा पैसा बन रहा है तो चलो हम भी डाल देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब वो आते हैं, और सेम चीज गेम स्टॉप में भी हुई, कि जब एकदम से ऊपर जाने लगा तो बहुत उसमें जो क्या एक मतलब जो पूरी जो घटनाक्रम था उसमें क्या क्या हुआ, शॉर्ट स्क्वीज करके एक टर्म है, वो क्या हेज फंड ने क्या पोजीशंस ली थी, वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। बट मैं एक उस चीज़ की बात करूँ कि लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं, तो जब वो एकदम से ऊपर जाना शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने तब पैसा लगाया उस पर, एंड ऑब्वियसली उससे फिर वो अभी आई थिंक $350 के आसपास उसका कुछ हाई था, अभी 150 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। सो आधे से ज़्यादा वो नीचे आ चुका है। तो बहुत सारे लोग गलत टाइम पे फंस जाते हैं बिकॉज वो गलत रीजन से अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज़ में। तो अगर आपको लगता है, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग, अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी इज द वे फॉरवर्ड, कि आगे उसके काफ़ी आपने उसको स्टडी किया, आपको समझ में आया कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आपको अपना कुछ हिस्सा पोर्टफोलियो का आप वहाँ लगाना चाहते हो, तो यू हैव टू लर्न टू डू इट इन अ सिस्टमेटिक वे। ऐसा नहीं कि जब बहुत ऊपर चला गया तब लगाना है, तो इट्स जस्ट लाइक आप उसके महंगे होने का वेट कर रहे हो कि जब मैं महंगा हो जाऊंगा तब ले लूंगा। आप बाजार से ऐसे तो सामान नहीं लेते ना। तो और आप ऐसा हो सकता है आपको पता नहीं है कि महंगा क्या है सस्ता क्या है, तो जैसे म्यूचुअल फंड की बात करें कि उसे एसआईपी में लगाइए, तो ऐसे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में भी, चाहे आप गोल्ड में लगा रहे हैं कहीं लगा रहे हैं, आप एसआईपी एक एक तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट कहीं भी लगाने से पहले ना उसके ग्लैमर पार्ट को अलग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो ग्लैमर की वजह से ना आप गलत टाइम पे एंट्री लेते हो किसी भी चीज़ में। जैसे मैंने आपको गेम स्टॉप का एग्जांपल लिया कि वो 50% अपने टॉप से नीचे आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों ने 300 200 250 पे लगाया होगा, अब नाउ दे आर इन लॉस, एंड वी डोंट नो व्हाट विल इट बी फ्यूचर, बिकॉज उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं उस पर लोग बात नहीं कर रहे थे, उसका प्राइस कितना जाएगा उसके लोग बात कर रहे थे। सो वो जो अप्रोच है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि दो लोग सेम जगह पे पैसे लगाएं, बट अगर दोनों की अप्रोच में फ़र्क है ना, तो एक जगह उसी जगह में पैसा लगा के प्रॉफिट से निकलेगा और दूसरी जगह उसी जगह में पैसा लगा के लॉस में निकलेगा। ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। हमें ग्लैमर से दूर रहना है। इसकी अगर मैं एक और छोटी सी एग्जांपल लेके बताऊं कि जैसे हम बोलते हैं कि मैं किसी मूवी की बात कर रहा हूँ, तो जब हम किसी मूवी की बात करें तो हम उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोचें कि अच्छा यार इसमें देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने इसमें प्रोडक्शन में काम किया है, किसी ने स्टोरी राइटिंग में काम किया है, किसी ने डायलॉग्स लिखे हैं, किसी ने डायरेक्शन करी है। देर इज सो मच सपोर्ट स्टाफ दैट इज देयर, क्रू है वहाँ पे, राइट, सिक्योरिटी स्टाफ है, वो जो लोग जो सेट मैनेज करते हैं वो लोग हैं। लेकिन ये पूरा चीज़ों को इकट्ठा करके एक मूवी बनती है। सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि उसका हीरो कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, उसका लीड एक्ट्रेस कौन है, तो वो चीज़ एक ग्लैमर वाला पार्ट है। अगर आप if you want to think about movie as a business, you have to consider all these aspects. So similarly अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, you should try to avoid getting attracted by anything that sounds glamorous. हरप्रीत, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी एक्चुअली। और ऐसे ऐसे बहुत सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं जो इंटरनेशनल, अब मतलब बॉर्डर्स का ज़्यादा सेंस रह नहीं गया है। यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट ग्लोबली नाउ। जैसे रिपब्लिक नाम की एक ऐप है जिसके थ्रू आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन वही है, फंडामेंटल्स आप समझेंगे तो डेफिनेटली आगे जाएंगे। हरप्रीत, मेरे को यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है। पिछले सीजन में मैंने अमनदीप राजदोत्रा जी को इन्वाइट किया था लॉ के बारे में बात करने के लिए, और वहां पर हमारी चर्चा हो रही थी। तो चर्चा होते होते एक ये बात आ गई कि लॉयर्स लॉ, मतलब लॉ बनाया ही ऐसा जाता है जो खाली लॉयर्स ही समझ सकते हैं। वो किताबें लिखी ही ऐसी जाती हैं जो खाली लॉयर ही इंटरप्रेट कर सकता है। क्या कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनको नॉर्मल इंसान
जिन तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उसको समझ भी नहीं आएगा, उसको ये भी पता नहीं होगा कि एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। जैसे कि 2008 में बहुत सारी मतलब उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, सब कुछ है, सीओडी और ये सब, उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बना बना के बेचे, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी की बैंड बजी। जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है तो एक इन्वेस्टर, एक कॉमन लॉ लेमैन इन्वेस्टर अपने आप को कैसे सेव करे? हाँ, तो इसमें मुझे वॉरेन बुफे का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आई इन्वेस्ट इन ओनली दोज बिजनेसेस दैट आई अंडरस्टैंड। दैट दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट एक्चुअली, कि आप उसी जगह में अपना इन्वेस्टमेंट लगाओ जिसको आप यू यू अंडरस्टैंड इट। और आप ऐसा कब नहीं करोगे? दो चीज़ों में होता है जब आप ये राइट डिसीजन नहीं लेते हो, ईदर व्हेन यू आर इन अ ग्रीड और यू आर इन अ फियर। आप लालच में हो कि यार यहाँ से ज़्यादा रिटर्न आ सकता है, तो चलो लगा देते हैं। या आप फियर में हो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा। तो दोनों जगह जब आप फियर या ग्रीड से इन्फ्लुएंस्ड होते हो, आपका जो भी डिसीजन होता है वो गलत होगा। आपका डिसीजन होना चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पे आपको काम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आप सब कुछ खुद ही करो, खुद ही पढ़ो नेट से जाके, वो भी करो, लेकिन अगर आपके पास, आपको पता है कि समवन नोज बेटर अबाउट अ पर्टिकुलर फील्ड, को किसी कोई कोई रियल एस्टेट के बारे में बेटर जानता है, कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बेटर जानता है, या कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, आप उनको रीच आउट करो, आप उनके नॉलेज का फायदा उठाओ। इवन इफ यू हैव टू पे फॉर इट, डू इट, बिकॉज वो एक इन्वेस्टमेंट है आपके खुद के फ्यूचर में। वो एक आप अपना एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, एंड देन यू गो विद वॉट एवर इन्वेस्टमेंट दैट यू वॉन्ट टू मेक। so that is one golden rule, के इन्वेस्ट ओनली इन थिंग्स दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे कॉमन इन्वेस्टर्स को बचाएगा to get lured, to avoid getting lured in complex sounding names or fancy sounding names that someone wants to sell you. So that's one golden rule that people can follow. सो हरप्रीत, यहाँ पर ये रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है इंफॉर्मेशन एक्सेस की, कि Hmm. आपको उस सूचना के बारे में अगर पता ही ना चले तो। अभी Hmm. कुछ ही दिनों Hmm. पहले मेरे एक मित्र हैं, मेरे नेटवर्क में भी हैं, वो एक प्रोफेसर हैं, और उन्होंने अपने लिंक्डइन पे कुछ लिखा था। उन्होंने कहा था कि उनकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स चलते हैं इंडिया में, Hmm. उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 से 2 हफ्ते पुरानी आती है, जब न्यूज़ में आती है। वो Hmm. 1 से 2 हफ्ते का लैग है, जब वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है और जब तक कॉमन इन्वेस्टर तक पहुँचती है। Hmm. अब जब इतना इन्फॉर्मेशन लैग है, तो फिर हम डिसीजन मेकिंग में दोबारा प्रॉब्लम आ जाती है कि हम पूछें भी तो किससे पूछें, और जिससे पूछे शायद उसको भी ना पता हो। तो ये सारी चीज़ें रिस्क को ऐड कर देती हैं, जिसकी वजह से अगेन शायद लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। एक्चुअली ओके, सो इसको मैं ऐसे देखता हूँ। ये बात सही है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे हो सकती है जो कि किसी कंपनी के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने को कोई अक्वायर कर रहा है, राइट? तो उसके अंदर इंटरनल मैनेजमेंट को तो वो चीज़ पता होगी। तो किसी भी चैनल के थ्रू हो सकता है, किसी ने फ़ोन पे बात कर लिया, सुन लिया हो, या उनके फैमिली मेंबर्स के थ्रू, या जैसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं, उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचे और वो उसका फाइनेंशियली फ़ायदा उठा पाए। जैसे वो उस कंपनी के शेयर्स को टाइम पे सेल कर दे या टाइम पे अक्यूमुलेट कर ले, क्योंकि उसको पता है उसका प्राइस बढ़ने या घटने वाला है। तो जब तक वो नॉर्मल पब्लिक में, वो पब्लिक डोमेन में वो बात आती है, तब तक वो एक्शन हो चुका होता है। ये बात सही है। बट इस रिस्क को एक आम इन्वेस्टर को सोचना नहीं चाहिए कि उसको वो उससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। उसका रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा व्हेन ही इज़ इन्वेस्टिंग थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर डाइवर्सिफाइड, कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में भी लगाते हो, तो वो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको मल्टीपल स्टॉक्स में स्प्लिट करते हैं। तो एक स्टॉक में कोई बहुत इम्पैक्ट आ भी जाए, तब भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। सो हमेशा कोई ना कोई अननोन रिस्क तो रहता ही है। दैट इज़ वाई जब आप एलोकेशन करते हो, आपको अगर पता भी है कि आपको लग रहा है कि यार ये आप पर्टिकुलर किसी, आप जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात करो कि ये ऊपर ही जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा वहाँ लगा दोगे, बिकॉज यू डोंट नो कि कल आप सुबह उठते हो और पाकिस्तान और इंडिया का कोई क्लैश हो रहा है, तो दैट इम्पैक्ट्स, राइट? तो अननोन रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, विच इज़ वेयर द प्लानिंग कम्स इनटू द पिक्चर। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर अपनी इतनी डिपेंडेंसी बना ही नहीं रहा, तो किसी उसमें जो कोई इवेंट हो भी रहा है, तो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो को वो इम्पैक्ट इतना नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ वन। सेकंड इज़
कि इतना टाइम और इतनी एफर्ट एक आम इन्वेस्टर तो लगा ही नहीं सकता ना, कि वो सारी चीज़ों का ट्रैक रखे, कि वो कुछ यहाँ भी देखे वहाँ भी देखे। जो लोग स्टॉक मार्केट्स को ट्रैक रखते हैं, मैनी ऑफ देम रीड चार्ट्स, राइट, विच इज नोन एज द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट ऑफ इट, जिसमें एक्चुअली वो चीज़ झलक जाती है बहुत बारी, कि उसके चार्ट्स में अगर कुछ कोई बहुत बाइंग और सेलिंग हो रही है तो वो दिखना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे एक बल्क बाइंग हुई है और अभी तो कुछ न्यूज़ में आया नहीं है। तो उस चीज़ से भी आप बिना इन्फॉर्मेशन जाने के किस इन्फॉर्मेशन पे बेस पे हुई है, बट यू कैन ट्रैक थ्रू चार्ट्स कि अच्छा यार यहाँ पे कुछ होने वाला है, सो यू कैन एंटर और एग्जिट। बट फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कीप ट्रैक ऑफ दोज थिंग्स, एंड नॉट एवरीवन कैन डू इट। आई एम थिंकिंग अबाउट जॉन, कि जो आम एक इंसान है जो जॉब पे जाता है सुबह से लेकर शाम तक, आके अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है या थक जाता है, वॉट एवर, हाउ डज ही और शी मैनेज अपना जो डे डे है उसका, राइट? तो उसके पास तो ये टाइम होगा ही नहीं। तो उसके लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो यही है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको डाइवर्सिफाई करे, एंड टेक द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानर टू डू इट। देयर आर डेफिनेटली इंफॉर्मेशन asynchronicities that exist, asymmetry, sorry, कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है, कि किसी आपको कम पता होगा शायद किसी और से, किसी कंपनी के बारे में, आप उससे फिर बेटर डिसीजन नहीं ले सकते, वो हमेशा रहेगा। टेक्नोलॉजी के साथ वो चीज़ बहुत कम भी हुई है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता, बिकॉज एट एनी पॉइंट इन टाइम जो लोग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है उनको आपसे ज़्यादा तो पता ही रहेगा। तो आई थिंक वी शुड नॉट फोकस टू मच ऑन दोज एस्पेक्ट्स कि हमें वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही है, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मैनेज अवर रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग एंड फोकसिंग ऑन द ब्रॉडर मार्केट रादर देन वन और टू पर्टिकुलर स्टॉक्स। एंड इवन जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स है जिनकी आपने बात करी, हमने सीडीओज वगैरह की बात करी, एंड जो वैसे इंडिया में तो वो है नहीं, बट जो यूएस में भी थे उस क्राइसिस के टाइम पे एंड ऑल ऑफ दैट, अगेन द आइडिया इज कि वो एक एडवांस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको समझना भी, जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्ट उसी में करना है जिसको आप थोड़ा समझ सको, जिसको आप समझने में आप समझ ही नहीं सकते, तो अभी उसकी तरफ जाने की मैं एडवाइस भी नहीं दे सकता। सो वो आपके एक लेवल ऑफ लिटरेसी से आएगा कि कोई एक आम इंसान हो सकता है, बोलता है कि हाँ मुझे इतना समझ आ गया कि म्यूचुअल फंड इतना देते हैं तो मैं उसमें ही कंटिन्यू करना चाहूंगा, इट इज़ इनफ फॉर मी। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि नहीं यार मुझे और जानना है, और क्या हो सकता है, यहाँ से तो मुझे 15 मिल रहा है, अगर मैं 15 की जगह 18 कर लूँ तो कुछ ऐसा है, इज देयर अ वे मैं कुछ और कर सकता हूँ एक्टिवली। सो देर आर पीपल, वो अपने इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से आगे और आगे और जा सकते हैं, बट मैं कॉमन इन्वेस्टर को उसमें उस तरफ जाने से मैं कोई बहुत ज़्यादा उसमें एनकरेज नहीं करूँगा, अनलेस दैट कम्स आउट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी, आफ्टर यू हैव दैट बेसिक अवेयरनेस, कि आपको एक ये हो गया कि मैंने अब मुझे जो बेसिक चीज़ें जो मुझे पता होनी चाहिए, रिस्क कैसे मैनेज करना है अपनी फैमिली में, हेल्थ का, लाइफ का, देन अपना एक पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, एसेट एलोकेशन कैसे करनी है, ये सब चीज़ें होगी। अब मैं एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स पे जा रहा हूँ, बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये पहला स्टेप बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे पता है कि 90% से ज़्यादा लोग वो फर्स्ट स्टेप से आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे या बढ़ पाएंगे, अपना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो फॉर अ कॉमन पर्सन आई विल नॉट रियली एनकरेज कि आप बाकी चीज़ें छोड़ के उस पर ध्यान दो। हरप्रीत, बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा डिस्कशन रही हमारी आज चर्चा में। काफ़ी समझ आया कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड इतने आराम से, इतनी डिटेल में आपने समझाया, इतने प्यार से समझाया। हम अपने इस आज की पॉडकास्ट के लास्ट सेक्शन में पहुंच गए हैं। आखिरी सेक्शन में मैं बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि हरप्रीत, अगर कोई फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें या फिर सिमिलर स्टेटस की बात करें जहां पर आज आप हैं, तो उनको आप क्या करियर एडवाइस देना चाहेंगे? करियर एडवाइस तो मैं यही देना चाहूँगा कि हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन करियर। मतलब आप ऐसे इसको 30 ईयर प्रोजेक्ट मान के चलिए। जब आप ऐसे सोचते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इनिशियल आपका कोई भी सक्सेस या फेलियर होता है ना, कि आपको कॉलेज से निकलते ही कौन सी जॉब मिली, वो आपके यू नो आपकी सेटिस्फेक्शन की है कि नहीं है, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। बिकॉज अगर आपको मिल गई अच्छी तो अच्छी बात है, बट दैट इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द करियर। और नहीं मिली तो भी यू कैन, आप उस पर काम करके अपना एफर्ट डाल के आप कहीं और जा सकते हैं, जिस लाइन में या जिस जिस तरह की जॉब में आप जाना चाहते हो। तो उससे क्या होगा, आप इम्पैक्ट नहीं होंगे इनिशियल सक्सेस और फेलियर से इतना ज़्यादा, तो आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा ज़्यादा सॉर्टेड रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो वो मैं एक डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि एंड डोंट थिंक ऑफ इट एज अ लीनियर पाथ,
कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ना है, जिस जो फील्ड में आपकी फर्स्ट जॉब है उसी फील्ड में सारी टाइम रहना है। अगर आपको नहीं पता, गो अहेड, एक्सप्लोर, जानिए चीज़ों को, फिर इंटरेस्ट आ रहा है तो उस चीज़ को ट्राई कीजिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर अप्रोच। एंड इफ़ यू लुक एट पीपल हुव मेड ग्रेट करियर्स इन द पास्ट, आप उनका भी करियर को स्टडी करेंगे तो नॉर्मली उनका जो करियर पाथ है वो लीनियर नहीं रहता है। सो फोकस ऑन लर्निंग, इट ऑलवेज हेल्प्स। बहुत बढ़िया। हरप्रीत, आखिरी क्वेश्चन, एक ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसा कोई वाक्य जो आपको लगता है कि दुनिया को बेहतर बना सकता है, वन लाइनर विच कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। The one thing that's coming to my mind when I look at this hyperactive social media world of today is that let's be kind to each other. I think that is one thing जिसकी बहुत ज़रूरत है आजकल हमें। हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है इस चीज़ पे कि मेरी बात सही है, मैं गलत नहीं हूँ, या सामने वाला गलत है, या डिफेंड करते हैं, अटैक करते हैं। बट वो जो एक काइंडनेस होती है ना, विच इज़ सच अ ग्रेट ह्यूमन वर्च्यू, वो अगर मिसिंग हो जाए तो फिर बात करने में मतलब फिर अगर आपकी बात ठीक भी है तो क्या ही है। ये तो दैट्स हाउ आई सी इट, लेट्स बी काइंड टू ईच अदर। Amazing. Empathy is the single most important thing that is required in the world today. Harpreet, thank you so much. It was a wonderful discussion with you. थैंक यू सो मच सौरभ, मुझे भी बात करके बहुत मज़ा आया, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।